नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। तेलंगाना आंदोलन की धरती रही है और तेलंगाना का किसान आंदोलन जो 51-52 में हुआ था, उसके पहले हुआ था, उसका पूरे भारत में असर पड़ा है और तेलंगाना की धरती पर तो इसका बहुत ही शानदार असर पड़ा है। यही कारण है कि आज जो माओवादी आंदोलन चल रहे हैं भारत में, उसमें बड़ी तादाद में तेलंगाना से निकले हुए लोग ही शामिल हुए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे भारत की राजनीति को दिशा दे रहे हैं। आज जब माओवादियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके बड़े पैमाने पर नेताओं की हत्याएं हो रही है, उसमें ही बड़ी तादाद में तेलंगाना के ही लोग, नेतृत्वकारी नेता शामिल हैं। इतना ही नहीं कि जब तेलंगाना में से गए हुए लीडर की शहादत जब दंडकारण्य में होता है, बस्तर में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, तो उनके शवों को लेकर के भी तेलंगाना के लोग एक रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं और सरकार से अपनी डिमांड करते हैं। ये जागरूकता का लेवल है, जागरूकता का स्तर है। सरकार भी तेलंगाना के लोगों से परेशान रहती है, तेलंगाना के नेताओं के सबक देने में आनाकानी करती है और वह दंडकारण्य में, छत्तीसगढ़ में तेलंगाना और बस्तर यानी छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में अंतर करने की कोशिश करती है, अंतर्विरोध पैदा करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि वो हर बार जब भी एक प्रचार चलाती है, एक प्रोग्राम पेश करती है वहाँ पर है, तो वहाँ पर स्थानीय माओवादी और तेलंगाना के माओवादी यह कह करके वहाँ पर एक द्वंद्व पैदा करने की कोशिश करती है, जिसका कोई ज़मीनी आधार नहीं होता या कोई ज़मीन पर कोई महत्व नहीं बचता। क्योंकि जो सरकार, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि तेलंगाना में जो आंदोलन था उसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय रहा है और आज भी जो मूवमेंट चल रहा है माओवादी आंदोलन, इसका भी महत्व अंतर्राष्ट्रीय है और पूरे देश के लिए है। पूरी दुनिया की जनता इस आंदोलन से सीख रही है और अपने तरीके से अपने देशों में प्रयोग भी कर रही है। बहरहाल सरकार जो भी करे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है कि जिस तरह से भारत की सरकार दंडकारण्य की ही बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें हम अगर, तो वहाँ के पुलिस में भी कोई लोकल लोग नहीं रहते हैं। वहाँ भी भारत के विभिन्न हिस्सों से बड़े बड़े अधिकारी, एसपी, डीएम जो भी होता है वहाँ मौजूद होते हैं। वो भी अपना अपना योगदान देते हैं और माओवादियों को मारने के काम में, आदिवासियों को लूटने के काम में लगे रहते हैं, पिले फिरते हैं। आज जब बड़े पैमाने पर माओवादियों की हत्या दंडकारण्य में किया गया, छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, तो ऐसे में माओवादियों की तरफ से कई बार प्रस्ताव भी आया था शांति वार्ता के लिए। शांति वार्ता के प्रस्ताव भारत सरकार ने पेश किया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पेश किया था और कहा था कि शांति करने के लिए वार्ता करें, चाहे मोबाइल पर बात करें या फिर किसी को भेज कर बात करें। लेकिन अब जब माओवादियों की बड़ी नुकसान हुआ है और सरकार अपने आप को अपर हैंड में समझ रही है, तो वह साफ इनकार कर दी है कि हम बातचीत ही नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ मारेंगे या फिर सरेंडर करवाएंगे, जो भी रहा हो। ऐसे ही दौर में जब माओवादियों ने 5-5 बार अपने पत्र को जारी किया शांति वार्ता के जवाब में, तो भी सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और माओवादियों की से कमजोरी माना। लेकिन लोगों की हत्याएं हो रही है, लोगों के खून बह रहे हैं, चाहे वो आदि माओवादियों के हो या फिर भारत सरकार के लोगों की हो, दोनों तरफ से हत्याएं हो रही है, दोनों के खून बह रहे हैं। ऐसे में कुछ शांति प्रिय लोग भी हैं जो लगातार इस खूनी खेल को ख़त्म करने के लिए और शांति की वार्ता करने के लिए लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, लोगों से मांग कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना में पूर्व क्रांतिकारी छात्र मंच तेलंगाना की ओर से आंध्र प्रदेश में माओवादियों के साथ युद्ध विराम और शांति वार्ता की मांग के संदर्भ में विगत 4 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें 7,500 जनवादी लोग और बुद्धिजीवियों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर भी किए थे और उन्होंने मांग किया था कि तेलंगाना में इसके खिलाफ बंद होनी चाहिए और भारत सरकार जो माओवादियों के नाम पर आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं या फिर बड़े पैमाने पर
वहाँ पर खून खराबा हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इसको रोकने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए उन्होंने कहा था कहा भी है कि युद्ध मानवता के लिए भयावह है। यह स्वतंत्र मनुष्यों को चिंतित और निराशा में धकेल रहा है। फिलिस्तीन, यूक्रेन और मध्य भारत में शासक लोगों के अस्तित्व को संकट में डाल रहे हैं। युद्ध जो लाखों जिंदगियों को तबाह कर रहा है, मानवता को नष्ट कर रहा है और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अस्तित्व को मिटा रहा है, ये नरसंहार साबित कर रहे हैं कि राजाओं माने बड़े लोगों, प्रभुत्वशाली लोगों, हथियारों के व्यापारी और कॉरपोरेट के मुनाफा के लिए ये खून खराबा हो रहा है। सबसे विशेष रूप से इजराइल के हमलों में हजारों फिलिस्तीनी लोग अपनी जान खो रहे हैं, लाखों बेघर हो गए हैं और एक घूंट पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। भारत की जो सरकार है वे अपनों पर युद्ध का ऐलान कर दिया है और खून की नदियाँ बहा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार घोषणा किया है कि मार्च 26 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। सरकार की इस तरह की तारीख तय करना और नरसंहार करना भारतीय समाज में गंभीर चिंता का विषय है। एक सरकार जो हिंसा के बजाय कानूनी शासन प्रदान करने के लिए माना जाता है, सभ्य मूल्यों के लिए खतरा है। ऑपरेशन कगार के नाम से चल रहे ऑपरेशन में नक्सली ही नहीं, आम लोगों की भी भारी संख्या में मौत हो रही है। थोक हिंसा के लिए सरकार ने लोकतंत्र को संकट में धकेल दिया है और संविधान के मूल्यों और आदर्शों पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। दशकों से इस पैमाने के नरसंहार ने समाज में हिंसा को सामान्य कर दिया और लोगों को संवेदनहीन बनाने का काम किया है। संविधान के अनुच्छेद 21 भारत के सभी लोगों को जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। कानून के अनुसार एक नागरिक को केवल उचित परीक्षण और पर्याप्त सबूत के आधार पर कानून की अदालत द्वारा दंडित किया जा सकता है, लेकिन सरकार एक तरफा काम कर रही है। मध्य भारत में बड़ी संख्या में सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को तैनात किया गया है और जो आदिवासियों को मार रही है। इस बात की व्यापक आलोचना हो रही है कि ये नरसंहार केवल वन संसाधनों को निगमों को सौंपने के लिए किए जा रहे हैं। जमीन से कई तथ्य और खोज रिपोर्टें इसकी पुष्टि कर रही हैं। इस स्थिति में बुद्धिजीवियों की सलाह से निर्देशित कि आम लोगों की जान खतरे में ना आए, माओवादियों ने युद्ध विराम की तैयारी की घोषणा की। उन्होंने ये भी महत्वपूर्ण बात है, माओवादियों की तरफ से युद्ध विराम की जो पेशकश हुआ था, 5 पत्र लिखे गए थे। इससे पहले यहीं पर तेलंगाना में ही पूरे देश के लोगों ने माओवादियों से अपील किया था कि युद्ध विराम किया जाए, जिसका सम्मान करते हुए माओवादियों ने युद्ध विराम की घोषणा किया भी था और शायद 3 महीने का घोषणा किया था। लेकिन इस 3 महीने में ही उनके बड़े पैमाने पर नेताओं की हत्या की गई और उनको ख़त्म कर दिया गया। नेताओं को भी साथ साथ आम नागरिकों को भी हत्या की गई और उनको भी ख़त्म करने का काम किया। यहाँ तक कि माओवादियों के सबसे बड़े नेता वासव राज की भी हत्या कर दी गई, जो कि शांति के बात को स्पष्ट रूप से रख रहे थे। ऐसे में ये जो पत्र लिखा गया है, इनमें कहा गया है कि उन्होंने 5 महीने पहले केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि वे भी युद्ध विराम घोषित करें। माओवादियों ने युद्ध विराम कर दिया है, इन लोगों की बात मानते हुए, अपना नुकसान उठाते हुए, और इन्होंने सरकार से भी मांग किया था युद्ध विराम के लिए, लेकिन सरकार ने युद्ध विराम का कोई भी जवाब नहीं दिया, उल्टे कत्लेआम मचा दिया। प्रेस विज्ञप्ति में आगे लिखता है, तेलंगाना और दिल्ली में शांति वार्ता के लिए समितियां मध्य भारत के 5 या 6 राज्यों में युद्ध जैसे माहौल को युद्ध विराम के माध्यम से हटाने का प्रयास कर रही है। वामपंथी क्रांतिकारी दल और जन संगठन विरोध कार्यक्रम कर रहे हैं। ऑपरेशन कगार पर केंद्र सरकार के रुख में बदलाव की मांग करते हुए तेलंगाना और अन्य राज्यों में बैठकें और सभाएं आयोजित की गई है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार खुलेआम घोषणा कर रही है कि उसका माओवादियों के साथ शांति वार्ता करने का कोई इरादा नहीं है और इसका एकमात्र उद्देश्य उनका सफाया है।
इस पृष्ठभूमि में भाजपा गठबंधन के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी माओवादियों से शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी दल वीआरएस दोनों ने ऑपरेशन कगार रोकने और माओवादियों से शांति वार्ता करने का आह्वान किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विभिन्न अवसरों पर कहा है कि माओवादी आंदोलन केवल एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है कि माओवाद एक विचारधारा है और माओवाद द्वारा उठाए गए सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए, दमन समाधान नहीं है। ये बात मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि माओवादियों को हमला करके सशस्त्र हमला करके उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, चाहे आप लाखों माओवादी को ही भारत में क्यों ना मार डालें। 72 का भी उदाहरण है जहाँ पर कि बंगाल में तकरीबन 22,000 से अधिक बंगाली युवाओं को मात्र 1 साल में मार गिराया गया था, और वो भी भयानक यातना और क्रूरता पूर्वक हत्या किया गया था। करने के बाद भी 72 का वो नक्सलवादी आंदोलन आज विशाल विकसित बन चुका है। सीपीआई माओवादी इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तेलंगाना राज्य सरकार के इस संवैधानिक दृष्टिकोण को देखते हुए युद्ध विराम की घोषणा कर इसे और आगे ले जाना उचित होगा। इस दिशा में तेलंगाना में जनमत इकट्ठा करने के लिए पूर्व क्रांतिकारी छात्र मंच ने पिछले 2 महीनों में हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। तेलंगाना के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों प्रसिद्ध व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं, हिंसा के बिना तेलंगाना के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तेलंगाना के नागरिक, हम मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग कर रहे हैं नागरिक समाज, हम तेलंगाना के नागरिक समाज की आकांक्षा सरकार के ध्यान में ला रहे हैं। जनता और प्रजातंत्रवादियों के सुझावों पर गौर करने से सरकार का सम्मान बढ़ेगा। हम तेलंगाना सरकार से आग्रह करते हैं कि वह युद्ध विराम घोषित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माओवादियों के नाम पर कोई हिंसा ना हो। ऑपरेशन कगार करने वाली केंद्र सरकार से और गैर भाजपा राज्य सरकारों से भी अपील है कि वे भी इस तरह की अपील करें या कार्रवाई करें। पूर्व क्रांतिकारी छात्र मंच द्वारा एकत्रित हस्ताक्षर की प्रतियां राज्य व केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। हम केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों से अनुरोध करते हैं कि भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक के जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए युद्ध विराम की घोषणा की दिशा में कदम बढ़ाए जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 सितंबर 25 को हुआ था हैदराबाद में, और इसमें बहुत ही जाने माने बुद्धिजीवी और सम्मानित लोग हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कुछ नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रोफेसर हरगोपाल, जस्टिस चंद्र कुमार, प्रोफेसर डी नरसिंहा रेड्डी, प्रोफेसर घंटा चक्रपाणी जो कुलपति हैं अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के, कवि शिवा रेड्डी, के श्रीनिवासन रेड्डी अध्यक्ष हैं तेलंगाना मीडिया अकादमी के, आलम नारायण पूर्व संपादक नमस्ते तेलंगाना, पूर्व अध्यक्ष मीडिया अकादमी, के श्रीनिवास पूर्व संपादक आंध्र ज्योति, पसम यादगिरी वरिष्ठ पत्रकार, देवुल पल्ली अमर वरिष्ठ पत्रकार पूर्व अध्यक्ष प्रेस अकादमी, तिलकापल्ली रवि किसान संपादक लोकतंत्र, सी कासिम प्रिंसिपल आर्ट कॉलेज उस्मानिया विश्वविद्यालय, प्रकाश राज जाने माने अभिनेता हैं, उन्होंने भी साइन किया है, थम्मा रेड्डी भारद्वाज फिल्म निर्माता और निर्देशक, एन वेणुगोपाल सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर, विकासनम, देशपति श्रीनिवास एमएलसी, प्रोफेसर के सीताराव पूर्व कुलपति अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, एलबी के रेड्डी रजिस्ट्रार हैं अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर विजय एस्काई बाबा जो लेखक हैं, अफसर कवि और लेखक, वसी रेड्डी नवीन, नंदिनी सिन्हा रेड्डी, श्रीधर देशपांडे लेखक हैं, पशु नूरी रविंद्र राइटर हैं,
और पत्रकार हैं। बम्मिदी जगदीश्वर राव लेखक हैं। कृष्णा बाई लेखिका। एस जीवन कुमार मानवाधिकार मंच के संजय। नालेश्वरम शंकरम प्रसाद मूर्ति वरिष्ठ पत्रकार। पसूरी श्रीधर बाबू पत्रकार हैं। पी शशि कुमार रेड्डी संपादक तेलुगु प्रभा के। सी उमा हेश्वर राव फिल्म निर्देशक। बेनू उदुगुल्ला फिल्म निर्देशक। बाबाजी फिल्म डायरेक्टर। अम्बाती नगैया तेलंगाना छात्र वैदिक। तो इन तमाम लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और सरकार से मांग किए हैं कि ये जो लगातार हिंसा हो रही है दंडकारण्य में छत्तीसगढ़ में, इसको रोका जाए और युद्ध विराम घोषणा किया जाए। इसमें एक मज़ेदार बात यह भी है कि जिस तरीके से सरकार एक तरफा हमला कर रही है और माओवादियों ने युद्ध विराम किया था, उसमें उनके भी बहुत सारे लोग मारे गए, युद्ध विराम के ही कारण मारे गए। फिर भी इन्होंने सम्मान देते हुए नागरिकों का और युद्ध विराम का घोषणा किया था। लेकिन सरकार की जो नीतियाँ रही है, वो जो 26 को ख़त्म करना है, 31 मार्च 26 को माओवादियों को ख़त्म कर देना है, ये कितना होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है। लेकिन माओवादियों का कहना है कि हम अंतिम व्यक्ति तक लड़ेंगे, हमारा अगर एक आदमी भी जिंदा रहेगा अगर, तो भी हथियार लड़ता रहेगा, हथियार सरेंडर नहीं करेगा। अगर हथियार सरेंडर करने की बात सरकार बार बार बोल रही है कि मुझे मारने में रुचि नहीं है, हथियार सरेंडर कर दो, आप पॉलिटिक्स करो, जैसे कि पॉलिटिक्स भारत सरकार में और पार्टियां कर रही है। तो सवाल उठता है कि जो भी लोग हथियार रख करके सरकार के साथ चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ शामिल हो रहे हैं, इसमें CPI, ML लिबरेशन वगैरह हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि चुनाव लड़ रही, वामपंथी पार्टी है लेकिन चुनाव लड़ रही है, CPI है, CPM है, बहुत सारी पार्टियां हैं। उनका अस्तित्व क्या है आप देख सकते हैं। जनता के हित में कितने काम कर रहे हैं ये भी अब सभी लोगों की निगाहों में है। तो ये सरकार का ढांचा है, सरकार का सोच है। इस सरकार के ढांचा में जहाँ वोट चोर गद्दी छोड़कर स्लोगन चल रहा है, वोट चोरी करने के बाद खुलेआम सार्वजनिक रूप से अब साबित हो चुकी है, उस देश में चुनाव में आकर के ही लोग क्या कर लेंगे। समस्याएं हैं जनता की समस्याएं अगर हल नहीं होगी तो 26 क्या 3126 तक भी माओवाद समाप्त नहीं होगा, संघर्ष चलता रहेगा। अगर माओवादी सरेंडर कर देते हैं अपने